दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा देखना और जानना जो आपके होश उड़ा दे, आपको इस लाइफ के बारे में सोचने का एक नया नजरिया दे? तो आप आए हैं बिल्कुल सही ठिकाने पर। खैर, क्या आप जानते हैं उस इंडियन महिला डिटेक्टिव का नाम जिसने अपने करियर के दौरान 80,000 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व किए हैं? या फिर ये कि अंतरिक्ष में जाने वाले हर एस्ट्रोनॉट को रशियन सीखना जरूरी क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो बने रहें अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ, क्योंकि लेकर चलूंगा आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशनल और इनक्रेडिबल फैक्ट्स के एक फैसिनेटिंग सफर पर। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां, बिना एक भी पल और गवाए शुरू करते हैं आज का ये सफर। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले हर कॉस्मोनॉट को रशियन सीखना जरूरी क्यों होता है? जी हाँ, ऐसा हमेशा से तो नहीं था, लेकिन नासा के स्पेस शटल के रिटायर होने के बाद से हो गया है। तो हुआ क्या कि 2011 में नासा ने अपने आखिरी स्पेस शटल एटलांटिस को भी रिटायर कर दिया। इसके रिटायर होने के पीछे का कारण था इसके लॉन्च में होने वाला बेतहाशा खर्च। तो इसके बाद से नासा को जब भी अपने या फिर दूसरे स्पेस प्रोग्राम्स के कॉस्मोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना होता है, तब उन्हें सर्विस लेनी पड़ती है रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज की, जिसके सभी कंट्रोल्स रशियन लैंग्वेज में ही हैं। इसके अलावा मिशन कंट्रोल भी रशियन में ही कम्युनिकेट करता है। और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि एक स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करना कोई खालाजी का बाड़ा तो है नहीं, इसीलिए जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हों उन्हें समझना और इस्तेमाल करना तो लाजमी बन ही जाता है। साथ ही रशियंस ने स्पेस मिशंस के दौरान इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरी टर्मिनोलॉजीज भी बना रखी हैं। और इसीलिए दोस्तों, सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाने से पहले रशियन लैंग्वेज की फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन नहीं बल्कि इंग्लिश होती है। लेकिन फिर भी कॉस्मोनॉट्स को वापस धरती पर लेकर यही रशियन सोयूज आता है, इसीलिए रशियन की जानकारी होना सबके लिए लाजमी है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे क्यों। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप इंडियन शेरलॉक के नाम से भी मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव रजनी पंडित का नाम जानते हैं? अगर आपने इनका नाम कभी नहीं सुना तो बता दूं कि महाराष्ट्र की रहने वाली 52 साल की रजनी पंडित एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फर्म चलाती हैं और क्लेम करती हैं कि इन्होंने टिल डेट 80,000 से भी ज्यादा केसेस सॉल्व किए हैं। और इसमें हैरानी इसलिए नहीं होती क्योंकि रजनी के पिता भी एक CID ऑफिसर थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के इस आर्ट को अपनी बेटी को बखूबी सिखाया। आलम यह था कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही रजनी ने अपना पहला केस सॉल्व भी कर लिया, जो था तो घरेलू चोरी का। लेकिन रजनी को ये समझा गया कि उसे लाइफ में क्या करना है। मैंने सारा प्रूफ इकट्ठा किया और सब उसके मम्मी डैडी को दे दिया। फिर उसके मम्मी डैडी ने विश्वास किया और मुझे शाबाशी दी। तो तब से मैंने सोचा कि मैं अच्छी जासूस बन सकती हूँ। इसी तरह वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ती गई। लेकिन उन्होंने शोहरत का स्वाद पहली बार तब चखा जब उन्होंने एक बाप और बेटे की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। वो 6 महीने तक सस्पेक्ट महिला के घर पर मेड के तौर पर काम करती रही। और जब एक दिन उस महिला से वो हिटमैन मिलने आया जिससे उसने ये मर्डर करवाए थे, रजनी ने मृत बाप बेटे के परिजनों को पुलिस लेकर वहां पहुंचने के लिए कहा, जिसके बाद उस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोस्तों, रजनी के योगदानों को देखते हुए उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या कभी आपने लोगों को एक मगरमच्छ की मौत का अफसोस मनाते हुए और रोते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन ये इंडिया है मेरी जान और यहाँ सब मुमकिन है। ये किस्सा है छत्तीसगढ़ के रायपुर के बेमित्रा जिले का। यहाँ के बावा मोहत्रा नाम के एक गांव में साल 2019 में उस समय मातम छा गया जब इस गांव के लोगों को पता चला कि उनके गांव में रहने वाला मगरमच्छ, जिसका नाम गंगाराम था, की मृत्यु हो गई है। गांव के तालाब में रहने वाले गंगाराम के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। फिर एक ट्रैक्टर में सजाकर उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी आत्मीयता एक मगरमच्छ के लिए आखिर कहां से आई, तो आपको बता दूं कि गंगाराम कोई साधारण जानवर नहीं था। आमतौर पर एक तालाब में मगरमच्छ के आने की खबर के बाद ही लोग वहां पर जाना छोड़ देते हैं, लेकिन गंगाराम के साथ ऐसा नहीं था। उसने कभी किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहीं तालाब में नहाते समय जब लोग मगरमच्छ से टकरा जाते तो वह अपने आप ही दूर हट जाता था। तालाब में मौजूद मछलियां ही गंगाराम की खुराक थी। यहाँ तक कि गंगाराम को लोग घर से लाकर दाल चावल भी खिलाते थे, जिन्हें वह बड़े चाव से खाता था। 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले इस मगरमच्छ की मौत की खबर सुनकर वन विभाग की टीम जब गांव इसे लेने पहुंची तो गांव वालों ने उन्हें इसे ले जाने नहीं दिया।
तालाब के किनारे ही गंगाराम का पोस्टमार्टम हुआ और फिर ग्रामीणों ने डोल मंजीरे के साथ गंगाराम की शव यात्रा निकाली, जिसके बाद नम आंखों से तालाब के पास ही मगरमच्छ गंगाराम को दफना दिया गया। ये अद्भुत नहीं तो क्या है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप पहली बार हमारे साथ फैक्ट्स के इस सफर पर निकले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए नीचे उस घंटी के निशान पर दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लें, ताकि फैक्टिफाइड का नया एपिसोड आते ही आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने स्पेनिश बुल फाइटिंग के दृश्यों में देखा होगा कि एक आदमी हाथों में लाल कपड़ा लिए सांड को कुछ ऐसे चिढ़ाता है कि सांड उस पर धावा बोल देता है। लेकिन क्या आप भी अधिकतर लोगों की तरह यही सोचते हैं कि सांड उस कपड़े का लाल रंग देखकर आग बबूला होता है, और अगर ये कपड़ा किसी और रंग का रखा जाए तो शायद सांड की प्रतिक्रिया ऐसी ना हो? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सांड को लाल रंग देखकर गुस्सा आता है, इससे बेतुकी बात कोई नहीं है। इनफैक्ट सांड तो लाल रंग को पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि ज्यादातर मवेशी रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंड होते हैं, माने कि उनको लाल और हरा रंग दिखाई ही नहीं देता। तो वो कपड़े का रंग नहीं, बल्कि उस शख्स द्वारा की जाने वाली मूवमेंट होती है जो एक बुल को अटैक करने के लिए उकसाती है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर हाशिम आमला के हर मैच की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनकी सैलरी से काट लिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी क्रिकेट जर्सी पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स कासालेगर का लोगो डॉन नहीं करते। इसके पीछे का कारण ये है कि हाशिम एक डिवाउट मुस्लिम है और कासालेगर एक अल्कोहलिक बेवरेज। इस्लाम में किसी भी तरह की अल्कोहल को हराम माना जाता है, और हाशिम ने इसीलिए अल्कोहलिक ब्रांड को अपनी जर्सी से हटवा दिया। गौरतलब है कि हाशिम के रिलीजियस सेंटीमेंट्स का ख्याल रखते हुए कासालेगर ने भी उनके इस फैसले की इज्जत की और उन्हें बिना ब्रांडिंग के खेलने की इजाजत दे दी। दोस्तों, मेरी राय में स्पोर्ट्स का इस्तेमाल अगर किसी शराब के ब्रांड की मार्केटिंग में हो रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। खैर, सबकी राय और सबका नजरिया अलग होता है। अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या कभी सड़क पर गाड़ी या बाइक चलाते हुए आपके मन में ये ख्याल आया है कि आप अपना व्हीकल सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक में ठोक दे तो क्या? या फिर किसी खतरनाक पहाड़ी जगह पर खाई से नीचे कूदने की एक टिंगलिंग अर्ज हुई है कभी? सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के एक कोने से ऐसी आवाजें भी हमें आती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम इन इंपल्सेस को एक्शन में तब्दील नहीं होने देते, लेकिन फिर भी ये किसी पासिंग थॉट की तरह हमारे दिमाग में आती जरूर है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इसे बाकायदा नाम दिया है लैपेल दी वीरे, और इस फ्रेंच टर्म का अंग्रेजी में मतलब होता है कॉल ऑफ द वाइल्ड। सुनने में सुसाइडल लगने वाले इन थॉट्स के बारे में वैज्ञानिकों का ये कहना है कि असल में ये हम इंसानों की जिंदा रहने की अर्ज का ही एक रूप है, जहां हर इंसान अपनी सेफ्टी और वेलबींग को लेकर एहतियात बरतता है। वही खतरनाक और अनिश्चित परिस्थितियों में हमारे शरीर में दौड़ने वाला एड्रेनलिन रश भी किसी ड्रग की तरह ही काम करता है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 50% से भी ज्यादा लोगों को ऐसी कॉल्स ऑफ द वाइल्ड आती हैं, लेकिन शायद वो इन पर गौर नहीं करते। क्या आप भी उनमें से एक हैं? नीचे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां ज्यादा ही भारी पड़ जाती हैं। आपको शायद ये जानकर यकीन नहीं होगा कि एक ऐसी ही भारी भरकम गलती में फ्रांस सरकार को एक बार लगभग 20 बिलियन US डॉलर्स या फिर 1.5 लाख करोड़ भारतीय रुपए के बराबर रकम की चपत लग गई थी। क्या थी ये बेवकूफाना गलती? आइए जानते हैं। तो किस्सा शुरू होता है साल 2009 से, जब फ्रेंच सरकार को लगा कि उन्हें अपने रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 20 बिलियन US डॉलर्स के एक टेंडर में नई स्लीकर ट्रेन का ऑर्डर ट्रेन कंपनी SNCF को दे दिया। लेकिन नेशनल रेल ऑपरेटर RFF ने SNCF को जो प्लेटफॉर्म डायमेंशंस दी थी, वो उन प्लेटफॉर्म्स की डायमेंशंस थी जो फ्रांस ने पिछले 30 सालों में बनाए थे, जबकि फ्रांस का ज्यादातर रेल नेटवर्क 50 साल से भी ज्यादा पुराना था। अब हुआ क्या कि इस छोटे से मिसकम्युनिकेशन के चलते जब ट्रेन बनकर तैयार हुई तो वो हजारों पुराने प्लेटफॉर्म्स की कम विड्थ के कारण उन स्टेशन में एंटर ही नहीं कर सकती थी, जिस कारण ये नई ट्रेन उनके रेल नेटवर्क के लिए किसी काम की नहीं थी। सरकार ने जनता से इस गलती को छिपाने की भरपूर कोशिश की। आनन फानन में कुछ प्लेटफॉर्म्स की रीएडजस्टमेंट भी की गई, लेकिन आग लगेगी तो धुआं तो उठेगा ही। एक फ्रेंच मैगजीन के खुलासे के बाद सरकार ने अपनी इस गलती को कबूल किया
और फिर 1000 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को रीएडजस्ट किया गया, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आया। दोस्तों, कोई ताज्जुब की बात नहीं कि फ्रेंच सरकार की ये गलती इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बांग, जिसे मैरिजुआना या फिर कैनबिस भी कहते हैं, हमेशा से ही एक डिबेटेबल इशू रहा है, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका। जहां इसके खिलाफ खड़े लोग इसे एक गेटवे ड्रग के रूप में जानते हैं, वहीं इसके सपोर्ट में आवाज उठाने वाले इसे कैंसर के इलाज के लिए एक कारगर औषधि के तौर पर प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ भी सच्चाई है? अभी बताता हूं। दोस्तों, सन 1974 में पहली बार मैरिजुआना के एंटी कैंसर इफेक्ट्स पर अमेरिका के मेडिकल कॉलेज ऑफ वर्जीनिया में एक रिसर्च शुरू की गई थी, जिसमें यह बात खुलकर सामने आई कि THC, जो मैरिजुआना का प्राइमरी साइकोएक्टिव कंपोनेंट होता है, की मदद से लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ल्यूकेमिया की ग्रोथ को सक्सेसफुली स्लो किया जा सकता है। यही नहीं, इससे लैब में टेस्ट के लिए रखे गए संक्रमित चूहों के लाइफ स्पैन में भी 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ऐसी फेवरेबल फाइंडिंग्स के बावजूद अगले साल अमेरिकी सरकार ने इसकी फॉलोअप रिसर्च को कंडक्ट कराने से इनकार कर दिया। यही नहीं, इसके बाद 1990 के दौर में एक ऐसी ही लेकिन सीक्रेट रिसर्च फिर की गई, जिसकी फाइंडिंग्स गलती से आगे चलकर एड्स ट्रीटमेंट न्यूज नाम के एक मेडिकल जर्नल के हत्थे चढ़ गए। इस रिसर्च में भी यही कंक्लूड किया गया था कि लैब में वो चूहे जिनको THC की हाई डोजेज एडमिनिस्टर की गई थी, उनमें ट्यूमर्स और कैंसर सेल्स के खिलाफ ज्यादा प्रोटेक्शन को ऑब्जर्व किया गया। तो क्या ये सब जानबूझकर सबसे छिपाया जा रहा है? सवाल तब और भी वाजिब बन जाता है जब उसी अमेरिका की 50 में से 34 स्टेट्स में मेडिकल मैरिजुआना लीगल है। जिस अमेरिका ने हमारे देश भारत में NDPS एक्ट 1985 के तहत इसे खतरनाक ड्रग्स जैसे हीरोइन और कोकीन की ही लिस्ट में जोड़कर इलीगल करवा दिया था। और ख्याल रहे कि मैं इसके रिक्रिएशनल नहीं, सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरोज की लिस्ट में एक कबूतर भी शामिल है? जी हाँ, चेर आर्मी नाम का ये कबूतर US आर्मी के सिग्नल कोर द्वारा ट्रेंड उन 600 कबूतरों में से एक था, जिन्हें उस समय संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चेर आर्मी की बहादुरी की दास्तां बाकी सब कबूतरों से खास थी। 1918 के म्यूज आर्गॉन ऑफेंसिव के दौरान US की 77th डिवीजन आर्गॉन के जंगलों में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई और वो जर्मन लाइंस के पीछे एक पहाड़ की स्लोप पर फंस गए। इतिहास में इस बटालियन को द लॉस्ट बटालियन का नाम दिया गया है। रीइंफोर्समेंट्स और सप्लाईज की कमी के बावजूद यहाँ फंसे 550 अमेरिकी ट्रूप्स बहादुरी से जर्मन फोर्सेस का कई दिनों तक सामना करते रहे। इनकी तकलीफों में और भी इजाफा तब हो गया जब अमेरिकन आर्टिलरी गलती से उसी जगह पर शेलिंग करने लगी जहां ये फंसे हुए थे। उम्मीद की आखिरी किरण थी इनके पास बचा इकलौता कबूतर चेर आर्मी, जिसके जरिए ये अपनी पोजीशन अमेरिकन फोर्सेस को बताना चाहते थे। लेकिन कोऑर्डिनेट्स के मैसेज के साथ जैसे ही इस कबूतर ने उड़ान भरी, वैसे ही एक गोली उसे छूते हुए निकल गई। चेर आर्मी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जख्मी हालत में भी इस कबूतर ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर उठा और 25 मिनट लगातार उड़ता हुआ US बेस जा पहुंचा, जहां मेडिकल टीम ने इसकी जान तो बचा ही ली, लेकिन इसे अपनी एक आंख और एक टांग गंवानी पड़ी। मैसेज की मदद से US आर्टिलरी ने हमले के लिए नए कोऑर्डिनेट्स का चुनाव किया और जर्मन पोजीशंस पर भारी शेलिंग की। दोस्तों, चेर आर्मी नाम के इस बहादुर कबूतर की बदौलत ही द लॉस्ट बटालियन के लगभग 200 जवान सुरक्षित अमेरिकन लाइंस के पीछे लौट पाए और उनकी जान बच गई। अपने इस योगदान के लिए चेर आर्मी को अमेरिका के साथ ही फ्रांस की सरकार ने अपने यहाँ के वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्रा दी गैर से सम्मानित भी किया। किसी पक्षी का बहादुरी मेडल को जीतने का ये किस्सा जितना अविश्वसनीय है, उतना ही अद्भुत भी। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है तस्लीम हैदर जी ने। तस्लीम लिखते हैं कि डेड सी के पानी में नमक की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि आप उसमें आसानी से तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग 30% सॉल्ट कंटेंट के साथ डेड सी असल में एक समंदर नहीं बल्कि झील है। समंदर तल से 417 फीट नीचे स्थित ये दुनिया की एक सबसे नमकीन पानी की झील है। इसके पानी पर लेटने से आप खुद ब खुद तैरने लगेंगे और ये एक कमाल का अनुभव होता है, जिसके लिए लाखों सैलानी हर साल यहाँ इस फ्लोटिंग एक्सपीरियंस का मजा लेने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें आप डूब नहीं सकते। डेड सी को डेड क्यों कहते हैं, ये मैं आपको एक पहले एपिसोड में बता चुका हूँ। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का योर ओन फैक्ट और ये एपिसोड भी। मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नए नए इलेक्ट्रीफाइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने अन्नदाता का ख्याल रखें।
खुश रहें और वीडियो पूरी देखने वाले सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।